everyone, welcome and welcome back to my channel. If you are new to my classes, then please do subscribe to my channel for more such videos. So in today's class we are going to discuss about the classification of living world or classification of plants, which is the second chapter of class 7. Okay, so देखो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो क्लासिफिकेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये जान लेते हैं. देखो पहले तो ये जानना है कि हमारे अर्थ में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहता है. अराउंड ये हम मान सकते हैं कि अराउंड 10 to 14 मिलियन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ में पाया जाता है. ठीक है, उसमें से अराउंड 1 मिलियन ही हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर नॉट येट आइडेंटिफाइड. ओके, अब देखो अगर एक एक ऑर्गेनिजम्स को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे या फिर उसका हैबिटेट क्या है या फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है एंड ये बहुत डिफिकल्ट भी है. राइट, तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन हमारे साइंटिस्ट ने ही निकाल दिए. तो साइंटिस्ट ने क्या किए, देखो जितने सारे ऑर्गेनिजम्स है उन सबको एक एक करके आइडेंटिफाई किया, उसका नाम को आइडेंटिफाई किया. ठीक है, और सिमिलरिटीज एंड उसके जो डिससिमिलरिटीज है उसके ऊपर बेस करके ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड कर दिए. ठीक है, तो मतलब साइंटिस्ट ने ये और भी इजी कर दिया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उस सबके सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज के ऊपर बेस करके उस सबको बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है. अभी देखो एक एक करके हम लोग अगर ग्रुप्स को पढ़ लेते हैं तो इजीली हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं. राइट, तो ये बहुत इजी हो गया. तो ये जो सिस्टम है, इसी सिस्टम को हम लोग बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन. तो देखो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या होगा, इट इज अ सिस्टम ऑफ अरेंजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप्स on the basis of their similarities and differences. मतलब हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हम यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही बात करेंगे. ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जितने भी सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज है उसके ऊपर बेस करके बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड करने की जो सिस्टम है उसी को हम लोग बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन. अब देखो, अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी. मतलब बायोलॉजी के जिस ब्रांच में ये ऑर्गेनिजम्स को नेमिंग किया जाता है एंड क्लासिफाइंग किया जाता है उसको हम लोग बोल सकते हैं टैक्सोनॉमी. नेमिंग मतलब ऑर्गेनिजम्स के हर एक ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग साइंटिफिक नेम होता है. ठीक है, जैसे कि हम सभी का एक मतलब प्रोफेशनल नाम होता है, मतलब जो हम लोग प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हैं, एंड एक निक नेम भी होता है. वैसे ही ऑर्गेनिजम्स का भी साइंटिफिक नेम होता है. तो इसी नेमिंग को एंड क्लासीफाइंग को, मतलब ऑर्गेनिजम्स को जो डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई किया जाता है उसको भी हम लोग बायोलॉजी के जिस ब्रांच में पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे टैक्सोनॉमी. तो ये क्वेश्चन में आता है. ठीक है, तो टैक्सोनॉमी क्या है. अच्छा, अब देखो एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन. मैंने पहले ही बता दिया था कि द नंबर्स ऑफ अर्थ करेंट स्पीसीज range from 10 to 14 million, out of which 1 million has been documented.
क्या है कि 10 to 14 मिलियन ऑफ स्पीसीज हमारे अर्थ में प्रेजेंट रहता है एंड उनमें से 1 मिलियन ही हम लोग डॉक्यूमेंटेड कर पाए हैं, ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंटेड मतलब आइडेंटिफाई कर पाए हैं। सो इट इज़ नॉट ह्यूमैनली पॉसिबल टू स्टडी ऑल द ऑर्गेनिजम्स वन बाय वन, मतलब एक एक करके ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना ये बहुत डिफिकल्ट है एंड बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। सो साइंटिस्ट मेक दिस ईजियर टू क्लासीफाई देम, साइंटिस्ट ने ये चीज़ को बहुत ईजी कर दिया बाय क्लासीफाइंग देम, ठीक है, ग्रुप डिफरेंट ग्रुप में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करके या फिर क्लासीफाई करके ये बहुत ईजन अप कर दिया है, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशंस के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, ठीक है, तो क्लासिफिकेशंस के पहले एडवांटेज क्या है, क्लासिफिकेशन मेक्स द स्टडी ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इजी, मतलब हमारे ये जो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे ऑर्गेनिजम्स को अगर हम लोग ग्रुप कर देंगे और एक ग्रुप को पकड़ के अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कर पाएंगे तो उसी ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिजम्स मतलब इंक्लूड हुआ है उस सब का कैरेक्टरिस्टिक्स कर पाएंगे इजीली, राइट। अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या है, इट ऑल्सो गिव्स अस एन आइडिया अबाउट ओरिजिन ऑफ वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अदर। ये क्या है, देखो अगर ग्रुप कर देंगे तो ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स किससे ओरिजिनेटेड हो रहा है, मतलब कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स से ओरिजिनेटेड हो रहा है ये भी हम लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। थर्डली देखो इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। अब देखो डिफरेंट ग्रुप्स मतलब इसमें से एक एग्जाम्पल देती हूँ, देखो पहले हमारे जो क्लासिफिकेशन हुआ करता था उसमें हम लोग ब्रॉडली ऑर्गेनिजम्स को दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते थे, ठीक है, एक तो है प्लांटी एंड एक है एनिमलिया, ठीक है। तो प्लांटी में जितने सारे प्लांट्स है वो आ जाता था और एनिमलिया में जितने सारे एनिमल्स होता है वो सब आ जाता है। अब ये जो ग्रुपिंग हमने किया या फिर हो रहा है ये किसके ऊपर बेस करके हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब क्या है, देखो प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, राइट, बट animals cannot make their food, right, and they are dependent upon the plants for their food, so they are called heterotrophs. So on the basis of their mode of nutrition we can easily grouped them into planty and animalia। जितने भी ऑटोट्रॉप्स होता है उसको हम लोग प्लांटी में फेंक देंगे और जितने भी एनिमेलिया होता मतलब हेटेरोट्रॉप्स होता है तो उसको एनिमेलिया में डाल देंगे। अभी देखो एनिमल्स आर डिपेंडेंट अपॉन द प्लांट्स फॉर देयर फूड, तो ऑब्वियसली एनिमल्स एंड प्लांट्स में एक रिलेशनशिप हुआ, तो वैसे ही बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है उसके साथ बहुत मतलब डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेशनशिप होता है, वो चाहे फूड का ही हो या फिर कोई हैबिटेट का हो, कोई भी रिलेशन हो सकता है एंड ये हम लोग जान सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, ओके। अब देखो इट मेक्स द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टमैटिक, मतलब क्योंकि देखो ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में डिवाइड किया जा रहा है तो एक ग्रुप को पकड़ के अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेंगे तो इजीली बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में हुआ। और लास्टली देखो इट ऑल्सो गिव्स अस एन आइडिया अबाउट इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब देखो ये जो टर्म है इवोल्यूशन, इसका मीनिंग क्या है, इवोल्यूशन मतलब प्रिमिटिव बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होता था, ठीक है, अब उसी में जनरेशन के बाद जनरेशन बहुत सारे न्यू फीचर्स आया, न्यू फीचर्स मतलब नया कैरेक्टरिस्टिक्स आया, वेरिएशंस आया, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, न्यू ऑर्गेनिजम्स बना, ठीक है, जैसे कि हम लोग जब बहुत साल पहले आदि मानव थे, ठीक है, उसमें से इवोल्यूशन होने के बाद सिंपल फॉर्मेट में था वो,
अभी सिंपल फॉर्म से बहुत सारे नया नया कैरेक्टरिस्टिक्स जोड़ के वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। अभी जो हमारे मॉडर्न ह्यूमन बींग्स है उसमें बहुत सारे चीज़ कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम लोग बोलेंगे इवोल्यूशन। एंड ये क्लासिफिकेशन के दौरान हम लोग जान सकते हैं कि कौन से ग्रुप से कौन से नया ग्रुप इवॉल्व हो रहा है। क्योंकि देखो अगर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक सिंपल फॉर्मेट में होगा तो वो लोग प्रिमिटिव है, एंड अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो उसी से ही बन रहा है दूसरे जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है वो। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे एडवांटेजेस है क्लासिफिकेशन का। एंड ये एग्जाम में क्वेश्चंस भी आता है कि राइट डाउन दी एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आप लोग ये कैरेक्टरिस्टिक्स को ओके। सो अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड विच इज़ द मेन पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड पढ़ने से पहले देखो थोड़ा इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। हिस्ट्री मतलब क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन जो प्रोसेस है इसको कौन इंट्रोड्यूस किया था ये सब। ठीक है, देखो पहले जो है वो है एरिस्टोटल। ठीक है, ये एक ग्रीक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, मतलब उन्होंने क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको इंट्रोड्यूस किया था, इलैबोरेट नहीं किया था। ठीक है, तो उनको हम लोग बोलेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो एरिस्टोटल the Greek philosopher introduced the process of classification, therefore called father of biology। मतलब एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है क्योंकि उन्होंने प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब इसके बाद देखो एरिस्टोटल के बाद कार्ल वॉन लिनेनियस लेड द फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजिकल नेमिंग एंड सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब कार्ल वॉन लिनियस ने उन्होंने क्या किया, बायोलॉजिकल नेमिंग किया। फाउंडेशन किस किस के ऊपर किया, बायोलॉजिकल नेमिंग के ऊपर। बायोलॉजिकल नेमिंग मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म के एक एक साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, तो उसी साइंटिफिक नेमिंग को हम लोग बायोलॉजिकल नेमिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको एंड जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको भी फाउंडेशन मतलब डिस्कवर किया था। तो इसीलिए उनको बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आता है कि किसको फादर ऑफ बायोलॉजी एंड किसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को एंड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्ल वॉन लिनेनियस को बोला जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो क्लासिफिकेशन किया था मतलब लिविंग वर्ल्ड के जो क्लासिफिकेशन पहले हुआ था वो ये लिनियस ने ही दिया था। ठीक है, तो लिनियस इंट्रोड्यूस 4 कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीसीज में डिवाइड किया था एंड आफ्टर दैट फैमिली, फाइलम एंड किंगडम वेर एडेड। मतलब पहले 4 जो कैटेगरीज में डिवाइड किए थे क्या क्या थे वो, क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीसीज, ये चार कैटेगरीज में पहले डिवाइड किए थे। बाद में जाके उन्होंने फैमिली, फाइलम एंड किंगडम में क्लासिफिकेशन को डिवाइड किए। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किए थे। ठीक है, ये जो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज, ये जो 7 कैटेगरीज है इसको हम लोग हायरकी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्लासिफिकेशन और मतलब हायरकी ऑफ क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी बोला जाता है। ओके, तो देखो ये किंगडम, फाइलम, क्लास क्या होता है कि मतलब इसके ऊपर बेस करके मतलब ऑर्गेनिजम्स किस किंगडम पे है, इसके ऑर्गेनिजम्स का फाइलम क्या होता है, उसके वो लोग कौन से क्लास के है। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, कौन से फैमिली के अंडर आता है, एंड जेनस एंड स्पीसीज। ठीक है, इसी के ऊपर इसी 7 कैटेगरीज के ऊपर मतलब ये क्लासिफिकेशन किया जाता था। ठीक है, और देखो ये जो हायरकी है इसमें हाईएस्ट कैटेगरी है ये किंगडम एंड द लोएस्ट कैटेगरी है स्पीसीज।
ठीक है। हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम होता है एंड लोएस्ट कैटेगरी स्पीसीज होता है। और ये जो हायरकी की जो डायग्राम आप लोग देख पा रहे हो, ये हायरकी होता कैसे है, देखो ये जब भी मतलब ऐसे इस डायरेक्शन पे अगर जाएगा तो इसी डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे डिक्रीज इन सिमिलैरिटी एंड इंक्रीज इन नंबर्स। मतलब नंबर में इंक्रीज होता है पर डिक्रीज होता है सिमिलैरिटी में, मतलब जितने भी ऊपर जाएगा सिमिलैरिटी उतना कम होता जाएगा, ठीक है। बट नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो नंबर इंक्रीज होगा बट सिमिलैरिटीज जो है, ठीक है, सिमिलैरिटी जो है वो डिक्रीज होगा। ओके, तो ऐसे हिसाब से ये हायरार्की किया जाता है। अच्छा, अब देखो ये जो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, ये सब आप लोग जब हायर क्लासेस में थोड़ा सा इसको इलेबोरेटली पढ़ेंगे, पर यहाँ पे थोड़ा सा स्पीसीज के बारे में देख लेते हैं। देखो स्पीसीज क्या है, स्पीसीज क्या है, देखो यहाँ पे मैंने स्पीसीज का डेफिनेशन दिया हुआ है। देखो A species is a group of organisms which can interbreed and produce offspring but not with other species। इसका मतलब क्या है, देखो अच्छे से समझो। एक स्पीसीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है जो मतलब आपस में इंटरब्रीड कर सकता है, मतलब रिप्रोड्यूस कर सकता है एंड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। बट वो जो ग्रुप ऑफ स्पीसीज है वो दूसरे ग्रुप ऑफ स्पीसीज के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। मान लो ऐसे एग्जाम्पल मैं देती हूँ, अगर कोई बर्ड्स है, ठीक है, बर्ड्स के एक स्पीसीज मान लेते हैं जैसे कि पिजियन, ठीक है। तो पिजियन, जितने भी सारे पिजियन है वो एक स्पीसीज के अंडर आता है। तो अगर ये जो पिजियंस है ये आपस में रिप्रोड्यूस करके नया ऑफस्प्रिंग, न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म कर सकता है, पर पिजियन कभी भी स्पैरो या फिर कोई अलग बर्ड के साथ रिप्रोड्यूस कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप ऑफ, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर इंटरब्रीड करके न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, उसी को हम लोग स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब टाइगर की एक स्पीसीज होता है, लायन की एक अलग स्पीसीज होता है, ठीक है। वैसे ही बर्ड्स के भी अलग अलग स्पीसीज होता है, पिजियन का अलग स्पीसीज होता है, ठीक है, क्रो की अलग स्पीसीज होता है, स्पैरो की अलग स्पीसीज होता है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर और रिप्रोड्यूस विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड, मतलब उसको हम लोग बोल सकते हैं स्पीसीज, ठीक है। बट और कोई अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ओके। तो अब देखो, इनिशियली हम लोग लिविंग वर्ल्ड को ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते थे टू मेन किंगडम में, ठीक है। एक तो है किंगडम प्लांटी एंड दूसरा है किंगडम एनिमलिया, ठीक है। मतलब जितने भी प्लांट्स होता है वो इस कैटेगरी में पड़ेगा एंड जितने भी एनिमल्स होता है वो इस किंगडम एनिमलिया के अंडर पड़ता था। बट कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आया था, जो क्या है, ये जो मतलब मान लो जो प्लांट्स है वो प्लांट किंगडम में आ रहा था और जो एनिमल्स है वो एनिमल किंगडम में आ रहा था। अब देखो जो बैक्टीरियाज है, बैक्टीरिया को किस में हम लोग डाल सकते हैं, प्लांट में या फिर एनिमल्स में। तो ये एक दिक्कत है क्योंकि बैक्टीरिया में प्लांट्स का भी कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, एनिमल्स का भी कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। फिर देखो बहुत सारे प्रोटोजोआन्स था, ठीक है, जो इनिशियली हम लोग एनिमल किंगडम के अंदर डालते थे। जैसे कि देखो एक यूग्लिना बोल के एक प्रोटोजोआ था, ठीक है, यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना बोल के एक प्रोटोजोआन था जो जिसके अंदर, ठीक है, क्लोरोफिल मिलता है। अब क्लोरोफिल किसके अंदर मिलता है, प्लांट्स के अंदर मिलता है। तो ऑब्वियसली हम लोग बोल सकते हैं कि इसके मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस करके इसको हम लोग प्लांट्स में डाल सकते थे। बट ये प्लांट्स, ये यूग्लिना में सेल वॉल भी सेलुलोज से नहीं बनता था, ठीक है। ये तो अनलाइक प्लांट्स हो गया, तो इसको हम लोग किसके अंदर फेंकेंगे, एनिमल्स के अंदर या फिर प्लांटी के अंदर, क्योंकि इसमें प्लांट का भी कैरेक्टरिस्टिक्स है और प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं भी है।
ठीक है। तो ये सब चीज़ के मतलब चीज़ में थोड़ा दिक्कत ही हो रहा था, इसीलिए बाद में जाके R.H. विट्टकर ने, मतलब रॉबर्ट विट्टकर जो उनका पूरा नाम था, वो एक अमेरिकन जो इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1969 में मतलब हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसको 5 डिविजन्स में या फिर 5 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए थे। ठीक है, तो लेटर R.H. विट्टकर इन 1969 proposed 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसको हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, अब देखो उन्होंने कैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया था। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से ग्रुप है। पहला है किंगडम मोनेरा, सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम फंगी, फोर्थ किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया लास्टली। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से 5 किंगडम्स आता है, देखो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया। ठीक है, ये 5 किंगडम में R.H. विट्टकर ने हमारे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था। ठीक है, अब देखो हर एक किंगडम के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो बट ये कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग थोड़ा सा यूनिकली पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि पूरा एकदम रट्टा मारेंगे, तो इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो जाता है, बट थोड़ा सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे, इससे हम लोगों को अच्छे से दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। ठीक है, तो पहले इसका फ्लो चार्ट देख लो, इसीलिए मैंने ये फ्लो चार्ट दिया है। अगर आप लोगों के पास सेलेना के कंसाइज बायोलॉजी है तो उसमें आप लोगों को ये फ्लो चार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्लो चार्ट में देखो, पहला है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब देखो प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स क्या है, पहले ये बोल देती हूँ। प्रोकैरियोट्स होता है जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होता है, जिसके पास न्यूक्लियस होता है बट वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है। उन सब ऑर्गेनिजम्स को हम लोग प्रोकैरियोट्स में डालते हैं। एंड यूकैरियोट्स मतलब जो मॉडर्न मतलब जो कॉम्प्लेक्स वर्जन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है, जिसके पास ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, न्यूक्लियस एकदम फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है, उसको हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इस प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक के ऊपर बेस करके ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला जो है किंगडम मोनेरा, ये किसके अंदर पड़ रहा है, देखो प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो मतलब किंगडम मोनेरा जो होगा वो प्रोकैरियोट्स या फिर उसको हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं। तो किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिजम्स पढ़ेगा वो सब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होगा। ठीक है, मतलब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मतलब जिसके पास अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है, सेल प्रॉपरली फॉर्म्ड नहीं होता है, वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होता है। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा में ये प्रोकैरियोट्स पड़ेगा। अब देखो किंगडम मोनेरा के एक और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है यूनिसेल्यूलर। तो मतलब यूनिसेल्यूलर मतलब बॉडी में एक ही सेल रहेगा। ठीक है, तो मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड रहेगा वो सब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होगा एंड वो सब यूनिसेल्यूलर भी होगा। राइट, अब दूसरे टाइप पे आओ, यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स मतलब जिसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस रहता है, जिसकी सेल में ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस रहेगा उसको हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। एंड उसको फर्दर डिवाइड किया गया है यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर में। ठीक है, अब देखो यूनिसेल्यूलर में किंगडम प्रोटिस्टा आता है। तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म मतलब रहेगा वो सब ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा बट यूनिसेल्यूलर होगा। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा बट यूनिसेल्यूलर होगा। अब देखो मल्टीसेल्यूलर में क्या क्या है, मल्टीसेल्यूलर में फर्दर डिवीजन किया गया है, जैसे कि विथ सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। मतलब किसी मल्टीसेल्यूलर होता है जिसके पास सेल वॉल होता है
और कोई कोई मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होता है जिसमें सेल वॉल नहीं होता है, तो इसके हिसाब से भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है। देखो सेल वॉल जिसमें रहता है उसमें भी फर्दर डिवाइड किया गया है क्लोरोफिल एब्सेंट एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट। तो उसमें क्लोरोफिल जो एब्सेंट है उसमें आएगा किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजी या फिर फंगी में जो ऑर्गेनिजम्स आएगा वो क्या क्या होगा, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देख पाओगे आप। एक तो होगा मल्टी सेल्यूलर, दूसरा होगा सेल वॉल रहेगा, राइट, और तीसरा क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो किंगडम फंगी में जो ऑर्गेनिजम्स आएगा वो मल्टी सेल्यूलर होगा, सेल वॉल रहेगा उसमें और क्लोरोफिल एब्सेंट रहेगा। अब देखो दूसरी कैटेगरी में आते हैं किंगडम प्लांटी में। किंगडम प्लांटी में भी कौन कौन से कैटेगरी आएगा देखो, एक तो मल्टी सेल्यूलर होगा ऑब्वियसली क्योंकि ये मल्टी सेल्यूलर का ही डिविजन है। फिर देखो सेल वॉल भी रहेगा क्योंकि ये सेल वॉल रहता है इसमें, ठीक है, ये सेल वॉल तो इसमें भी है। और क्या होगा प्लांटी में, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा। तो एक होगा मल्टी सेल्यूलर, दूसरा होगा सेल वॉल रहेगा और तीसरा होगा क्लोरोफिल प्रेजेंट। फंजाई में क्लोरोफिल एब्सेंट रहता है और किंगडम प्लांटी में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा। अब देखो मल्टी सेल्यूलर अगर विदाउट सेल वॉल होगा, मतलब मल्टी सेल्यूलर होगा पर उसमें कोई भी सेल वॉल नहीं रहेगा, तो उसमें आएगा किंगडम एनिमेलिया। तो इन किंगडम एनिमेलिया में भी फर्दर डिविजन है, जैसे कि इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिसमें नोटोकॉर्ड या फिर स्पाइनल कॉर्ड या फिर बैकबोन नहीं रहता है वो है इनवर्टिब्रेट्स। एंड वर्टिब्रेट्स मतलब जिसमें नोटोकॉर्ड या फिर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये जब हम लोग किंगडम एनिमेलिया पढ़ेंगे तब इजीली आप लोगों को समझ में आएगा। अब देखो किंगडम प्लांटी में भी फर्दर डिविजन है, ठीक है। एक तो है क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनेरोग्राम्स। क्रिप्टोग्राम्स मतलब जो सीडलेस होता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, और फेनेरोग्राम्स मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स। अब देखो क्रिप्टोग्राम्स में एल्गी, मॉसेस एंड फर्न्स आएगा एंड फेनेरोग्राम्स में सीड नेकेड एंड सीड एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट। मतलब सीड नेकेड मतलब सीड मतलब एकदम सीड रहता है एक, जिसको हम जिम्नोस्पर्म भी बोल सकते हैं, और सीड एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट मतलब सीड के बाहर फ्रूट रहेगा तो उसको हम लोग एंजियोस्पर्म भी बोल सकते हैं। ये सब हम लोग इलैबोरेटली किंगडम प्लांटी में पढ़ेंगे, पर आज के लिए हम लोग बस थोड़ा ये जो चार्ट है उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये चार्ट होपफुली आप लोगों को समझ में आया। अगर नहीं आया है उसके लिए भी मेरे पास एक सोल्यूशन है। देखो ये चार्ट समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक और चार्ट बनाया है जिसमें पूरी की पूरी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है हर एक अलग ग्रुप का वो मैंने अलग अलग करके कॉलम्स करके पूरा लिख के दिया है। तो कोई भी डाउट्स आप लोगों को नहीं रहेगा, मैं रहने ही नहीं दूंगी, ठीक है। तो देखो पहला क्या है, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में मैंने हम लोगों ने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। पहला तो है प्रोकैरियोटिक, राइट। फिर आता था यूनिसेल्यूलर एंड इसमें अनऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। ऑब्वियसली प्रोकैरियोट से तो अनऑर्गेनाइज न्यूक्लियस ही रहेगा, ठीक है। अब देखो किंगडम प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स थे, राइट, बट ये मल्टी सेल्यूलर था। ये जितने भी मतलब किंगडम मोनेरा को छोड़ के किंगडम प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया सब मल्टी सेल्यूलर है। देखो वैसे ही किंगडम मोनेरा को छोड़ के और रेस्ट ऑफ द जो किंगडम्स होता है वो सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होता है। तो ऐसे अगर पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा आप लोगों को, कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। ऐसे करके पढ़ना कि किंगडम मोनेरा ही एक किंगडम होता है जिसमें जो प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेल्यूलर होता है। रेस्ट ऑफ द जो किंगडम्स होता है वो सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होता है एंड मल्टीसेल्यूलर होता है। ये 2 पॉइंट्स हो गया। अब देखो ऑब्वियसली किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोट्स होता है तो ऑब्वियसली इसमें ही अनऑर्गेनाइज न्यूक्लियस रहेगा और सब में ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस रहेगा क्योंकि वो सब ही यूकैरियोट्स होता है। अब देखो
क्लोरोफिल पे आओ, क्लोरोफिल किंगडम मोनेरा पे नहीं रहेगा, ब्लैंक, किंगडम प्रोटिस्टा में भी नहीं रहेगा, किंगडम फंजाई में भी नहीं रहेगा, फ्लोचार्ट में हम लोगों ने अभी देखा, बट सिर्फ और सिर्फ प्लांटी पे रहता है क्लोरोफिल और किसी में क्लोरोफिल नहीं रहता है। ये तो हम लोगों को पता है, ये तो जनरल नॉलेज है, राइट। प्लांटी में ही मतलब प्लांट्स में ही क्लोरोफिल मिलता है, क्योंकि ये क्लोरोफिल से ही प्लांट उस फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसके फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है। अब देखो, अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आते हैं, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब वो लोग खाना कैसे खाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर देखो किंगडम मोनेरा ऑलवेज बी हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। अब देखो हेटेरोट्रॉप्स क्या है, हेटेरोट्रॉप्स मतलब वो खुद से खाना नहीं बना सकता है, ठीक है, एंड ये फूड के लिए अलग से कोई ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट ये जितने भी किंगडम मोनेरा में जितने भी बैक्टीरिया आता है या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, उसमें से ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोप्लास्ट मिलता है। सो ये ब्लू ग्रीन एल्गी खुद से खाना बना लेता है, पर जितने भी बैक्टीरियाज आता है सब किंगडम मोनेरा पे मिलता है, मतलब पड़ता है। एंड ये बैक्टीरियाज कभी भी खुद के खाना मतलब खुद नहीं बना सकता है, ये एक्सटर्नल जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करके खाना खाता है, ठीक है। एक्सटर्नल डाइजेस्टेड फूड मतलब बाहर के जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको एब्जॉर्प्शन के मदद से वो खाना खाता है, तो इसको हम लोग हेटेरोट्रॉप्स में डालेंगे, ठीक है। अब देखो किंगडम प्रोटिस्टा में अगर देखेंगे तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, ये किंगडम प्रोटिस्टा है, तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो मतलब एग्जाम्पल्स देखो, प्रोटोजोआन्स रहता है लाइक यूग्लिना, एमीबा, पैरामीशियम। अब देखो प्रोटिस्टा के अंदर भी कोई ऑर्गेनिजम्स हेटेरोट्रॉप्स होता है, मतलब बाहर से खाना डिपेंड करता है, एंड कोई ऑटोट्रॉप्स भी होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग मतलब हेटेरोट्रॉप्स के एग्जाम्पल देखेंगे तो एमीबा, पैरामीशियम आएगा, ठीक है। ये जो है ये हेटेरोट्रॉप्स है, बट कोई प्रोटिस्टा होता है ऐसे, या फिर प्रोटोजोआन्स होता है, जितने भी प्रोटोजोआन्स होता है वो प्रोटिस्टा के अंदर पड़ेगा। तो वो जो प्रोटिस्टा के अंदर जो यूग्लिना या फिर डायटोम्स जो होता है वो सब ऑटोट्रॉप्स होता है। तो इसमें हम लोग ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स दोनों ही लिख सकते हैं, ठीक है। कोई ऑटोट्रॉप्स होता है जैसे कि यूग्लिना एंड डायटोम्स, एंड हेटेरोट्रॉप्स कोई होता है जैसे कि एमीबा एंड पैरामीशियम। अब देखो अगर हम लोग किंगडम फंगी के मतलब देखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, किंगडम फंगी में ये है सैप्रोट्रॉप्स, ठीक है। सैप्रोट्रॉप्स मतलब क्या है, सैप्रोट्रॉप्स मतलब डेड डिकेइंग मैटर्स के ऊपर जो लोग मतलब रहता है या फिर फीड करता है, उसको हम लोग सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तो जितनी भी फंगी है, फंगी के अंदर क्या क्या पड़ेगा, मशरूम्स, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, ये सब पड़ेगा। तो ये सभी सैप्रोट्रॉफिक है, मतलब डेड डिकेइंग जो मैटर होता है उसके ऊपर फीड करता है। प्लांटी तो हम सबको पता है ऑटोट्रॉप्स है, मतलब दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड किंगडम एनिमलिया इसी प्लांटी के ऊपर डिपेंड करता है फॉर देयर फूड, सो दे आर ऑल हेटेरोट्रॉप्स, ओके। तो किंगडम प्लांटी में ऑल प्लांट्स आएगा, एंड किंगडम एनिमलिया में किंगडम सब एनिमल्स आएगा, ओके। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स वगैरह होगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आज का टॉपिक यहीं पर ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में इलाबोरेटली पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सर्च वीडियोज़ एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल।